नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शत्रुजीत, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जीएनसी यानी गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। साथियों, आज हम बीए फिफ्थ सेम का जो लेसन 4 है, अध्याय 4 है, उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे और उसका अध्याय का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। जैसा कि आपको पता है कि 1789 की फ्रांस की क्रांति न केवल फ्रांस अथवा यूरोप के इतिहास की ही महत्वपूर्ण घटना थी, बल्कि समूचे मानव इतिहास की यह एक महान घटना थी। इसने मानव को स्वतंत्रता, समानता तथा मित्रता यानी भ्रातृत्व के नए विचार दिए, जो विश्व के प्रत्येक कोने में फैल गए। साथियों, इतिहास में किसी दूसरी घटना पर इतना नहीं लिखा गया जितना फ्रांस की क्रांति पर। विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से इस क्रांति के महत्व को पहचाना है। राइकर ने लिखा है कि आधुनिक विश्व की दो क्रांतियों ने मानव को सबसे अधिक प्रभावित किया, फ्रांस की 1789 की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ने वास्तव में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को प्रकाश में लाकर विश्व को आधुनिक बनाया। इस क्रांति के अनेक कारण थे। जैसा कि आपको पता है कि सभी क्रांतियों के अनेक कारण होते हैं, तो उसी प्रकार से 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के भी अनेक कारण थे। क्रांति की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में वैचारिक मतभेद है, और यदि लेकिन हम लोग सार रूप में माने तो क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि निरंकुश राजतंत्र। फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण फ्रांस के शासकों की निरंकुशता थी। हेनरी चतुर्थ के काल से ही, यानी 1589 से 1610 तक रहा था हेनरी चतुर्थ का काल, जो फ्रांस में बूर्बो वंश का संस्थापक था। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गया था, और उसके बाद लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां, ये सभी निरंकुश शासक थे। इसके बाद में है साथियों लुई 14वें के अयोग्य उत्तराधिकारी। बूर्बो वंश के शासकों के समय में फ्रांस में समस्त राजनीतिक शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थी। इस प्रकार के निरंकुश शासन को चलाने के लिए योग्य तथा शक्तिशाली शासक की आवश्यकता होती है, परंतु दुर्भाग्य से लुई 14वें के उत्तराधिकारी लुई 15वां तथा लुई 16वां निरंकुश शासन के लिए अनुपयोगी सिद्ध हुए। इसके अलावा जो शासकों की विलासिता थी, वो भी फ्रांसीसी क्रांति के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थी। फ्रांस के बूर्बो वंश के शासक शानो शौकत से रहते थे एवं विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, परंतु फ्रांस के शासक पेरिस से 12 मील दूर स्थित वर्साई नामक स्थान पर रहते थे। इस स्थान पर सुंदर राजप्रसाद का निर्माण लुई 14वें ने करोड़ों डॉलर खर्च करके करवाया था। राजप्रसाद बनवाने में ही लगभग 32 वर्ष लगे थे। इस महल में सैकड़ों कमरे, गिरजाघर, भोजनशाला, सत्कार भवन, नाट्यशाला, अतिथि भवन एवं नौकरों के रहने के लिए ही सैकड़ों कमरे बने हुए थे। महल में अनेक उद्यान, फव्वारे एवं मूर्तियां तथा बनावटी तालाब थे। इस महल में 18,000 लोग रहते थे, जिनमें 16,000 तो केवल नौकर थे। इस प्रकार राजा रानी के साथ मिलाकर यहाँ ऐशो आराम पर करोड़ों रुपए खर्च होते थे। इसके अलावा जो रहा कारण राजा की अपव्ययता। फ्रांस के शासकों के असीमित खर्चों ने भी फ्रांस को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया तथा क्रांति के निकट ला दिया। साथियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव भी फ्रांस की क्रांति का एक कारण था। फ्रांस में निरंकुशता का बोलबाला था। क्रांति से पहले जनता को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता यानी बोलने, लिखने, प्रकाशन की नहीं थी। फ्रांस के लोग किसी प्रकार का कोई राजनीतिक व धार्मिक संगठन नहीं बना सकते थे। विचारों की अभिव्यक्ति करने का भी
पूर्ण प्रतिबंध था। किसी भी व्यक्ति को लेटर्स द कैप्चर का प्रयोग करके असीमित समय तक बंदी बनाया जा सकता था। परिणाम स्वरूप जनता ने स्वतंत्रता व समानता का अधिकार पाने के लिए क्रांति का सहारा लिया। इसके अलावा साथियों, जो दोषपूर्ण शासन प्रणाली थी वह भी क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। बूर्बो वंश के शासकों के समय में देश की शासन प्रणाली बड़ी अव्यवस्थित थी। प्रशासन में योजना एवं व्यवस्था का पूर्णतया अभाव था। फ्रांस के शासकों तथा उनके मंत्रियों ने शासन व्यवस्था को सुधारने के कोई प्रयास नहीं किए। परिणाम स्वरूप जनता इस व्यवस्था को बदलने के लिए उठ खड़ी हुई। शासन में एकरूपता का अभाव था, शासन में भ्रष्टाचार था, दूषित न्याय प्रणाली थी, प्रतिनिधि संस्था का अभाव था, जो कर प्रणाली थी वो भी त्रुटिपूर्ण थी और सैनिक व्यवस्था में भी अनेक दोष थे। कठोर अनुशासन, कम वेतन, खराब खाना एवं लगातार युद्धों के कारण सैनिक व्यवस्था में अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी। सेना की ऊंचे पदों को भी बेचा जाता था। क्रांति के समय सेना में 35,000 अफसर थे, जिनमें से 1171 जनरल्स थे। 1 लाख ये इसमें सिपाहियों की संख्या भी काफ़ी थी। अफसरों पर 46 मिलियन वार्षिक खर्चा होता था तथा सिपाहियों पर केवल 44 मिलियन खर्चा होता था। इसके अलावा साथियों, जो स्थानीय स्वशासन था उसका भी अभाव था। फ्रांस में स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं नहीं थी। स्थानीय प्रशासन की नीतियां भी वर्साय के राजमहलों द्वारा नियंत्रित होती थी। तो इस प्रकार से फ्रांस की शासन व्यवस्था में अनेक दोष थे जिनके कारण से ये क्रांति हुई। अब हम पढ़ेंगे इसके सामाजिक कारण। फ्रांस की 1789 की क्रांति के कारणों में सामाजिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण थे। विद्याधर महाजन ने लिखा है कि 1789 की क्रांति स्वेच्छाचारी दमनपूर्ण शासन पद्धति के विरुद्ध युद्ध होने की अपेक्षा फ्रांसीसी समाज की असमानता के विरुद्ध एक महान संघर्ष थी। इसका यदि हम लोग अध्ययन करें तो हम सबसे पहले देखेंगे सामाजिक वर्गीकरण। फ्रांस की सामाजिक संरचना दोषपूर्ण एवं सामंती थी। मुख्य रूप से फ्रांस का समाज 2 भागों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग जो था वो अधिकार प्राप्त वर्ग या सुविधा प्राप्त वर्ग था और दूसरा वर्ग विशेषाधिकार विहीन या सुविधाहीन वर्ग था। सामाजिक वर्गों की जो स्थिति थी साथियों, फ्रांस की सामाजिक संरचना तो दोषपूर्ण थी ही, परंतु इस व्यवस्था के कारण विभिन्न वर्गों के संसाधनों व जीवन शैली में भी दिन रात का अंतर था, जो मुख्य रूप से आम आदमी के असंतोष का कारण बना। विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति का विवरण इस प्रकार है। साथियों, ये जो फ्रांसीसी समाज था ये 3 भागों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग। क्रांति से पहले फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च का महत्वपूर्ण स्थान था तथा इसके पदाधिकारी यानी पादरी समाज के सबसे ऊंचे शिखर पे थे। हालांकि ये जो पादरी थे ये भी 2 वर्गों में बटे हुए थे, उच्च पादरी और सामान्य पादरी। जो दूसरा वर्ग था वो था कुलीन वर्ग यानी सामंत वर्ग। विशेषाधिकार प्राप्त दूसरा वर्ग कुलीनों का था, जो द्वितीय स्टेट के अंतर्गत आते थे। कुलीन भी 2 भागों में बटे हुए थे, प्राचीन कुलीन एवं नए कुलीन। प्राचीन जो कुलीन थे इन कुलीनों को तलवार के कुलीन भी कहा जाता था तथा इनका पद पैतृक होता था। इनका संबंध पुराने सैनिक परिवारों से था। और जो नए कुलीन थे वे जब फ्रांस में लुई 14वें के शासनकाल में आर्थिक संकट आ जाने के कारण उच्च सरकारी पदों को जो बेचा गया था और जिन लोगों ने इन्हें खरीदा था, सरकार ने उन्हें कुलीन यानी सामंत होने का प्रमाण पत्र दे दिया। इस प्रकार एक नए कुलीन वर्ग की उत्पत्ति हुई, जो नए कुलीन या वस्त्रों के कुलीन कहा जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस में 3 स्टेट या 3 सामाजिक वर्ग थे। फर्स्ट स्टेट पादरी, सेकंड स्टेट कुलीन और जो थर्ड स्टेट थी वो था जन साधारण।
पादरी तथा सामंत वर्गों के अतिरिक्त फ्रांस की शेष 98% जनता इसी वर्ग में आती थी। इसको थर्ड स्टेट कहा जाता था। यह वर्ग विशेषाधिकार एवं अन्य सभी सुविधाओं से वंचित था और वास्तव में ये जो क्रांति थी वो इसी वर्ग ने की थी। तो साथियों, ये जो थर्ड स्टेट था जिसे साधारण वर्ग कहते थे, इनको इनको भी मतलब निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे मध्य वर्ग, दस्तकार तथा किसान व मजदूर। इसके अलावा जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें था आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में संपत्ति का जो असमान वितरण था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था। क्रांति से पहले फ्रांस में संपत्ति का विभाजन दोषपूर्ण था। एक वर्ग विशेष के पास जो देश की कुल जनसंख्या का 2% के बराबर था, उसका संपत्ति पर अधिकार था। देश की अधिकांश जनता, अधिकांश संपत्ति के स्वामी, जागीरदार व धर्माधिकारी देश के कोष में कर के नाम पर कुछ भी नहीं देते थे। दूसरी तरफ फ्रांस की 98% आबादी के पास पूंजी उपलब्ध नहीं थी तथा टैक्स का भार भी इन्हें ही सहन करना पड़ता था। कृषि व्यवस्था में भी कमियां थी। फ्रांस की कृषि अभी भी पिछड़ी अवस्था में थी। सामंत प्रथा प्रचलित होने के कारण फ्रांस में होने वाले आधुनिक आविष्कारों को या संसार में होने वाले आधुनिक आविष्कारों को फ्रांस ने अभी तक नहीं अपनाया था। स्वतंत्र किसानों व कृषि दासों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे थे। साथियों, व्यापार पर भी प्रतिबंध था। क्रांति से पहले फ्रांस का व्यापार भी पिछड़ा हुआ था क्योंकि व्यापार एवं वाणिज्य पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। उत्पादन की जो गिल्ड प्रणाली थी उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा, उससे भी असंतोष था। क्रांति तक फ्रांस के आधुनिक उद्योग विकसित नहीं हुए थे। उत्पादन मध्यकालीन गिल्ड प्रणाली के माध्यम से होता था। इस व्यवस्था में व्यापारी कच्चा माल व औजार कारीगर के घर छोड़ देता था, वहां से तैयार माल खरीदता था। इस व्यवस्था में सालों तक कारीगरों को उस्तादों के प्रशिक्षण में काम करना पड़ता था जो उनका शोषण करते थे। काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे तथा उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती थी। इस व्यवस्था में कारीगर यदि वस्तु के गुणवत्ता में सुधार करना चाहें तो भी वह नहीं कर सकता था क्योंकि गिल्ड प्रणाली के अपने नियम व कानून थे। इस व्यवस्था में केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही माल बनता था, न कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। इसके अलावा जो ऋणग्रस्तता थी वह भी क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। फ्रांस के शासकों की फिजूल खर्ची एवं दोषपूर्ण कर प्रणाली के कारण फ्रांस पर ऋणों का भार बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ऋण फ्रांस पर बढ़ गया था। इस व्यवस्था को पूर्ण परिवर्तन से ही सुधारा जा सकता था। लुई 16वें ने तुर्गो, नेकर, फ्ल्यूरी, कैलोन आदि ने इनको सुधारने के प्रयास किए, परंतु ऋणों का भार बढ़ता ही गया। दूषित कर व्यवस्था यानी डिफेक्टिव टैक्स सिस्टम। फ्रांस की कर व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी एवं असमानता पर आधारित थी। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि धनी वर्ग कर देने से मुक्त था तथा करों का सारा बोझ गरीब लोगों यानी साधारण वर्ग को उठाना पड़ता था। किसानों को भूमि कर के अलावा कई प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्रांति से पहले फ्रांस में बेरोजगारों की संख्या धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई थी। औद्योगिक परिवर्तनों के कारण फ्रांस के घरेलू उद्योग नष्ट होते जा रहे थे तथा हाथ से काम करने वाले मजदूर व कारीगर बेकार होने लगे थे। तो साथियों, इस प्रकार से जो मजदूर और कारीगर थे उनमें असंतोष बढ़ता गया। इस प्रकार क्रांति से पहले फ्रांस आर्थिक दृष्टि से
पूरी तरह से टूट गया था तथा बूर्बो शासकों द्वारा इस स्थिति को सुधारने के जो प्रयास थे वो असफल हो रहे थे, जिसने क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया।